हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस जीके जीएस डिस्कशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाई जा रही है और आज का हमारा जो क्लास है 12 नंबर का है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको करंट भी मिलने वाली है। तो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को, तो इसको लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस बार अगर आपको वर्दी लेने की इच्छा है तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा टकराने की कोशिश रहता है, ठीक है। तो चलते हैं आज की प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नहीं वाला वर्ड आ गया है कि कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। साहित्य, गणित, विज्ञान, शांति। तो अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर स्वीडन के जो वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी से, कब से? तो 1901 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1901 ईस्वी से। अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है 1901 ईस्वी से, किसके नाम पर? तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अच्छा, इनके नाम पर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये डायनामाइट की खोज किए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किए थे? अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किए थे। ठीक है। अगर बात करें इस डायनामाइट की, तो डायनामाइट की जो खोज की गई थी, इस डायनामाइट की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की अगर बात करें तो 1867 ईस्वी में, 1867 में हुआ था। तो अगर पूछे कि डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। कब से दिया जाता है? तो 1901 ईस्वी से। मैंने यहां लिखा है 1901 ईस्वी से दिया जाता है। अब बात आएगी कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र है इसको जानना अति आवश्यक है। उसी से जो है ये ऑप्शन आपको छटा जाएगा। तो अगर पहला की बात करें तो रसायन विज्ञान में। दूसरा की बात करें तो आपको भौतिक विज्ञान में। तीसरा की अगर बात करें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और किस में दिया जाता है? आपको साहित्य में दिया जाता है, और चौथा की बात करें तो आपको शांति में दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? पांचवा में तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो 5 हो गया। छठा बताइए। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। एक और कौन है? चिकित्सा विज्ञान। कौन सा है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों को आपको याद रखना है। चिकित्सा विज्ञान में तो ये 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इसमें से गणित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको गणित हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के सबसे पहले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहां पर हम लिखते हैं भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था आपको, किनको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित याद रखना है। इसी में से जो है क्वेश्चन को राउंड करते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। अगला, करा भूमध्य रेखा
किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी देश है जिससे होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों को याद आपको ध्यान में रखना है, तभी इस ऑप्शन को जो है छाट सकते हैं। तो 13 देशों में आपको, ये भारत नहीं है, ये भारत जो है भूमध्य रेखा से गुजरने वाली नहीं है। ठीक है, तो गुजरने वाली कौन कौन है ये देखते हैं। तो ये 13 देशों को हमने नाम लिखा यहाँ पर ताकि आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तो पहला की बात करें तो पहला इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साओ टोम है, प्रिंसिपे है, गेबोन है, कांगो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है और मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है। तो ये 13 देश जो है हमारा किससे गुजरता है? तो भूमध्य रेखा से। इसी में से जो है दे देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है। तो 13 को एक झलक याद रखिएगा, बार बार पढ़ते पढ़ते आपको याद होगा, एक बार में याद नहीं होता चीजें। ठीक है, तो बार बार अभ्यास करने से ही आपको याद होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको भारत है। बाकी ये सब जो है, ये जो है तीनों क्या है? तो ये भूमध्य रेखा से गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये 8 राज्यों से आपको जो क्या मिल जाता है? तो कर्क रेखा। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है ना? तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो भूमध्य रेखा किस देश से नहीं? तो आपको भारत से। अगला क्वेश्चन चले, करा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए छूट गया। अगर बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा तो 13 देशों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ महाद्वीप की अगर पूछे तो 3 महाद्वीप से गुजरती है। यहां लिख देते हैं हम आपकी जानकारी के लिए कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कुल कितना देशों से? तो 13 देशों से, 13 देशों से गुजरती है, गुजरती है। और अगर बात करें महाद्वीप की, तो भूमध्य रेखा जो कितने महाद्वीप से गुजरती है? कितने महाद्वीप से? तो टोटल जो है आपका कितना महाद्वीप हो जाएगा? 3 महाद्वीप। कितना हो जाएगा? 3 महाद्वीप से गुजरती है। इस तीनों महाद्वीप को हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। ये हो गया आपको साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा। ये जो है लाल वाला जो पार्ट है ये क्या है? तो एशिया है ना? तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसको यहां लिख देते हैं। पहला की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा की बात करें तो अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका। और तीसरा की अगर बात करें तो हो जाएगा आपको एशिया। ये तीन जो महाद्वीप है, जो महादेश है, इसको तीनों से क्या करती है? तो हमारा भूमध्य रेखा क्या करती है? तो गुजरती है। तो अगर पूछे कि भूमध्य रेखा से कितने महाद्वीप गुजरती है, तो 3 गो से। देश पूछे तो 13 गो से। ठीक है, अगला चलते हैं। करा सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सड़क सीमा संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? क्या 50 में, 60 में, 70 में, 48 में? तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1960 में, 1960 में। इसको क्या कहते हैं? BRO कहते हैं, है ना? सीमा सड़क संगठन को क्या कहते हैं? सीमा सड़क संगठन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? BRO, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहां लिख देते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है सड़क सीमा संगठन। इस सड़क सीमा संगठन का क्या कार्य है? जहां सीमावर्ती सड़क को बनाना है वहां इस जो है संस्था को भेजा जाता है कि जाइए वहां पर जो है रोड बनाइए। तो ये भारत सरकार की एक संस्था है ना? भारत सरकार की एक संस्था है जिसके तहत जो है सीमा के क्षेत्रों में जो है सड़क बनाने का काम करती है। कौन? BRO। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। BRO के मुख्यालय की अगर बात करें तो इसकी जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर अगर कभी पूछ ले
तो इसका जो है जाएगा न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, मतलब अकबर जो है भूमि को वर्गों में बांटा था। तो कितने वर्गों में? टोटल 4 वर्गों में बांटा था। तो इसी चारों में से बोल रहा है कि इनमें से कौन नहीं है? 3 को तो है लेकिन चौथा नहीं है। तो टोटल 4 था, तो इसमें जरीबा नहीं है, इसमें जरीबा नहीं है। बाकी बंजर है, परती है, पोलज है, इसके अलावा एक और है। कौन है? तो चाचड़। ये 4 को जो है आपको बांटा था, लेकिन इसमें एक जरीबा को घुसा दिया है, जो कि इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं किया था, उसका कौन नाम है? तो जरीबा है। जरीबा को जो है वर्गीकरण नहीं किया था। अगर बात करें अकबर के, तो अकबर ने गज सिकंदरी का जो एक मापक था उसको संशोधित कर दिया था। अकबर ने गज ए सिकंदरी एक मापक था, मापक गज सिकंदरी मापक का नाम बदलकर क्या रख दिया? नाम बदलकर, इसका जो नाम बदलकर रख दिया था, क्या रखा था बताइए? इलाही गज रखा दिया गया था। क्या रखा था? इलाही गज, इलाही गज रखा था। तो कभी पूछ दे कि बताइए कि अकबर ने गज सिकंदरी जो मापक यंत्र था उसको नाम बदलकर क्या रखा? तो इलाही गज रख दिया था। और अगर बात करें इसका गज सिकंदरी का, तो गज सिकंदरी किसने लाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी। और गज सिकंदरी मापक का जो नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा था? तो इलाही गज रखे थे। क्या रखा था? इलाही गज। ठीक है, अब चारों भूमि के बारे में एक बार हम जानना चाहेंगे कि अकबर जो वर्गीकरण किया था खेतों को, उसके बारे में। तो अकबर ने 4 वर्गों में बांटा था खेत को। इसको पोलज कहते थे, परती, चाचर और बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर, पोलज, परती, चाचर, बंजर, पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो इस चारों का जो है अलग अलग जो है क्या था? अपना अपना गुण था कि पोलज किसको कहेंगे, परती किसको कहेंगे, चाचर, बंजर किसको कहेंगे। तो ये सारा तो आपका लिखा हुआ है सामने, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे पोलज भूमि किसको कहते थे? सबसे अच्छा वाला भूमि। सबसे अच्छा वाला भूमि मतलब सबसे उपजाऊ भूमि को पोलज कहते थे। क्या कहते थे? पोलज। अगर बात करें परती के, तो ये तो परती नामे से लग रहा है, ऐसे भूमि पर जो 1-2 वर्षों के लिए है ना छोड़ करके कृषि किया जाता था। मतलब 1 वर्ष कृषि किए और उसका उर्वरता समाप्त हो गया, उर्वरता समाप्त हो गई और 2 साल 1 साल के लिए छोड़ दिए, उसके बाद फिर से खेती किए। तो उस परती में श्रेणी में आता था। पोलज सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि सबसे उपजाऊ था। अगर चाचर की बात करें तो ऐसे भूमि पर 3 से 4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। परती में तो 1 के 2 वर्ष, लेकिन चाचर में क्या करता था? 3 से 4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। और अगर बंजर आ गया तो बंजर में तो खेती होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए खेती योग्य भूमि नहीं थी, और जब खेती योग्य भूमि नहीं रहेगी तो इस पर लगान बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कभी पूछ सकता है कि बताइए अकबर के जो भूमि का वर्गीकरण बंजर था, है ना, कौन सा वर्गीकरण था जिस पर टैक्स नहीं लगता था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बंजर हो जाएगा। तो ये चारों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में अमला अधिकारी क्या होता था? बंगाल में अमला अधिकारी, बंगाल में अमला अधिकारी की अगर बात करें तो क्या दीवान होता था, जोतदार, कोतवाल, जमींदार? बताइए। आज वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था कल का, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। मैं 2 घंटा तक लगातार वीडियो बनाया और उसके बाद रिकॉर्डिंग का जो सेक्शन होता है वो ऑन नहीं था, इसके कारण बहुत फजीहत झेलना पड़ा कल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंगाल में अमला अधिकारी, तो अमला अधिकारी को क्या कहते थे? जमींदार कहते थे। क्या कहलाता था? जमींदार। अगर बात करें जमींदारी व्यवस्था या तो फिर अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की अगर बात करें, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपको कब हुआ था? 23 मार्च 1793 में, 23 मार्च 1793 में हुआ था। किसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो यहां से देखिए कितना क्वेश्चन बना। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 23 मार्च 1793 में। किसके द्वारा लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। इस अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो इसका मालिक
इसमें इसमें जो जमीन का मालिक होता था, इसमें जमीन का मालिक मालिक की अगर बात करें तो कौन होता था? तो जमींदार होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना तरह का जो है टैक्स वसूलना है या भूमि का देख रेख करना है तो वो किसके हाथ में था स्थायी बंदोबस्त में? तो जमींदार के हाथ में था। तो जब जमींदार के हाथ में था तो जमींदार टैक्स वसूलने जाता था, जितने गांव उसके अंतर्गत आता था, तो उसी जमींदार को जो टैक्स वसूलता था उसी को क्या कहते थे बंगाल में? तो अमला कहते थे। क्या कहलाता था? अमला कहलाता था। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल की मुख्यालय की बात करें तो क्या नई दिल्ली में है, कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में है? तो इसका जो मुख्यालय है आपको ये मुंबई में पड़ता है। कहाँ? मुंबई में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कितना है? 18 रेलवे जोन है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है और इसी जोन में से आपको मुख्यालय एक पूछा है मध्य रेल मंडल का। तो 2 4 5 हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे नई दिल्ली है तो नई दिल्ली किसका मुख्यालय है? उत्तरी रेलवे का। उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो नई दिल्ली है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली। अगर बात करें कोलकाता की तो कोलकाता जो है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। किसका है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर लिख देते हैं यहाँ पर। मुंबई मैंने बता ही दिया किसका है? मध्य रेल मंडल का। और जयपुर अगर पूछे तो जयपुर हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। जयपुर किसका है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। उत्तर पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है क्या? तो जयपुर है। तो 4 को याद हो गया। अगला क्वेश्चन एक और लाएंगे तो हो जाएगा 8 को। तो इसी तरह से लगातार आप लोग बने रहिएगा तो आपको जो है काफी फायदा होने वाला है। अगर एक पूछे कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यहां लिखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको हैदराबाद में। ये ऑप्शन में नहीं था, इसको हम लिख देते हैं हैदराबाद में। ठीक है, तो ये पांचों को आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। मध्य रेल मंडल का कहाँ है? तो मुंबई में है। उत्तरी रेलवे का दिल्ली में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। उत्तर पश्चिमी के जयपुर हो गया। उत्तर पश्चिमी का जयपुर ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी के जयपुर हो जाएगा। और उत्तर मध्य रेलवे का पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, बताइए इन चारों में से सेरिकल्चर जो शब्द है वह किससे संबंधित है? लाख से है, वन से है, खनिज से है, रेशम से है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको सेरिकल्चर। ये रेशम के कीट के उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट को शहतूत के पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम के कीट को रेशम की कीट की अगर बात करें तो रेशम की कीट यहां से क्वेश्चन पूछता है कि रेशम की कीट को किसके पत्तियों पर पाला जाता है? तो शहतूत की। रेशम की कीट को किसके पत्ते पर? तो शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। किस पर पाला जाता है? तो शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा बात करें तो शहतूत के पौधे को क्या करता है? तो कीट खाता है, इसीलिए तो उस पर पाला जाता है। करा रेशम कीट को जो शहतूत के पत्ते पर इसलिए पाया जाता है क्योंकि कीट उसको क्या करता है? सेवन करता है। और मादा रेशम शहतूत के पत्ते पर क्या करता है? तो बहुत सारे अंडे देते हैं। अगर बात करें मादा रेशम कीट की, मादा रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर है ना क्या देते हैं? तो अंडे देते हैं। तो ये सब जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसलिए जोड़ के पढ़िए। जोड़ के जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि स्टैटिक जीके से अब क्वेश्चन की मात्रा बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ के पढ़िएगा तो आपको एक नॉलेजेबल ज्ञान मिलेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। रेलवे बजट पहले आम बजट अलग था, रेलवे बजट अलग था, लेकिन दोनों को मोदी सरकार जी ने क्या कर दिए, तो मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को मिला दिया गया। तो कब मिलाया गया, 2016, 2019, 18, 2017। तो बताइए कब मिलाया गया है रेलवे बजट को आम बजट से, तो इसको मिलाया गया 2017 में। 2017 में अगर बात करें सर्वप्रथम रेल बजट को साधारण बजट से कब अलग किया गया था। सर्वप्रथम अगर बात करें कि रेलवे बजट को आम बजट से, सर्वप्रथम ये जानना बहुत आवश्यक है कि सर्वप्रथम रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो यहां हम लिख देते हैं 1924-25 में। 1924-25 में क्या किया गया था, में अलग किया गया था। अच्छा, ये जो अलग किया गया था, यहां से भी क्वेश्चन आता है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो ये जो अलग किया गया था 24-25 में, ये जो है एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, एकवर्थ समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था। यहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि रेलवे बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था वह किस समिति के सिफारिश पर। तो यही एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। कब किया गया था, तो 1924 से 25 में। और उस समय से चलता ही आ रहा था, रेलवे बजट अलग से और आम बजट अलग से पेश किया जाता था बजट वित्तीय वर्ष में, ठीक है। लेकिन जो है 2017 में इसे क्या कर दिया गया, तो दोनों को मिला दिया गया। मतलब ये कहा कि रेलवे बजट और आम बजट कोई अलग बजट नहीं होगा, अब जो भी बजट होगा सबको एक ही में लाया जाएगा, दो बजट नहीं बल्कि एक ही बजट लाया जाएगा। और बजट का जो अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। उसमें ढेर सारी जो है विकास के बारे में या तो फिर फंड रहता है, इस विभाग को कितना मिलेगा, उस विभाग को कितना मिलेगा, ये सारी जानकारियां जो उसमें दिया जाता है मंत्री को, है ना, मंत्री के द्वारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि 2017 में जो इसको मर्ज किया गया, तो इसके पहले जो रेल अलग से बजट जो पेश किए थे उनका क्या नाम है, तो यहां लिखते हैं अंतिम बार, है ना, यहां लिखते हैं अंतिम बार रेलवे बजट को अलग से जो पेश किए थे, अलग से पेश का क्या नाम है, अलग से जो पेश किए थे, तो उस समय जो रेल मंत्री थे आपको सुरेश प्रभु थे। अलग से पेश सुरेश प्रभु ने 2016 ईस्वी में 2016 में पेश किए थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, पेश किए थे क्योंकि अंतिम बार यही थे। अंतिम बार जो है कौन अलग से रेल बजट को पेश किए थे, तो सुरेश प्रभु थे, उसमें रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। तो सुरेश प्रभु ने अलग से पेश किए थे और 2017 से तो इसको साथे कर दी गया, है ना, साथे कर दिया गया। मतलब रेलवे बजट और आम बजट दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य चपटापन दिखाने का क्या कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय, सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब डूब रहा है, और सूर्योदय मतलब सूर्य उग रहा है। तो उगते और डूबते के समय जो है सूर्य क्या है, चपटापन दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, तो अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन के कारण जो है क्या दिखता है, तो चपटापन। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के कारण जो है और सारी घटना होती है। अपवर्तन के कारण लिख देते हैं यहाँ पर। कारण अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में जैसे बाल्टी में रखी छड़ी, बाल्टी में रखी छड़, टेढ़ी दिखाई देना, ये किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण। दूसरा की अगर बात करें तो बाल्टी में डाला हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखना, लगेगा कि ऊपर में रखा है, उभरा हुआ दिखना, ये भी जो है किसके कारण है, तो परावर्तन के कारण उभरा हुआ दिखना।
ये भी किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। और अगर देखा जाए तो तारे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी घटना जो तीनों हम लिखे हैं ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। और साथ ही साथ ये वाला घटना जो क्वेश्चन में दिया है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो चपटा दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव किस टेम्परेचर पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो बताइए किस टेम्परेचर पर जो रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं? तो क्या 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड या 74 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव है, यहां लिखते हैं अधिकांश, अधिकांश रोगाणुकारक, रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव 20 डिग्री से लेकर के कितना से? 20 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। अधिकांश जो है वृद्धि करते हैं कितना से? तो 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए 20 से और 45 के बीच में कौन आता है? 37 आता है। तो इसलिए इसका आंसर सटीक क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कह रहा जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है? जिगर, है ना, पूछा है कि जिगर खेल जो है वह किस खेल से संबंधित रखता है? तो क्या पोलो से रखता है, शतरंज से, गोल्फ से, बिलियर्डर से? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। एक मिनट, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो जिगर शब्द का संबंध किससे है? ये बिलियर्डर से है। किससे है? बिलियर्डर से। जिगर शब्द का संबंध किससे है? तो बिलियर्डर से है। बिलियर्डर की अगर बात करें तो इससे और भी शब्द संबंधित है, जैसे क्यू ब्रेक है, हैजार्ड है ना, क्यू ब्रेक हो गया, क्यू ब्रेक, क्यू ब्रेक हो गया, कॉमा हैजार्ड हो गया, हैजार्ड हो गया, क्यू ब्रेक हो गया, और है जिगर भी है। जिगर तो आपको क्वेश्चन में ही है। और होता है एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग, लॉग, लॉग होता है, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग, लॉग, लॉग होता है। और क्या होता है? जेनी होता है, जेनी। ये सभी, ये सभी जो है आपको किससे संबंधित है? ये सभी बिलियर्डर से संबंधित है। किससे है? बिलियर्डर से, बिलियर्डर से। ठीक है, तो क्या पता अब की बार जिगर पूछा है ना, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जब पता है, तो जिगर पूछा है तो हो सकता है अभी क्यू ब्रेक पूछ दे कि क्यू ब्रेकर जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो बिलियर्डर से है। हैजर्ड संबंधित है, बिलियर्डर से है। लॉग संबंधित है, बिलियर्डर से संबंधित है। जेनी संबंधित है, बिलियर्डर से। तो ये सारे शब्दों को एक बार आपको नजर में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में, कौन सी धातु, धातु के नाम यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जो बनने के लिए उत्तरदायी है तो कौन सी धातु हमारे शरीर में होनी चाहिए? अगर विटामिन पूछता तो क्या हो जाता, लेकिन यहाँ धातु पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है तो रक्त थक्का जमता जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और जब कहीं कट छट जाएगा तो रक्त थक्का नहीं जमेगा, लगातार बहते रह जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शरीर को विटामिन के भी चाहिए तो कैल्शियम भी चाहिए, तभी जो है रक्त का थक्का संतुलन में क्या रहेगा? बना रहेगा। ठीक है, सिलिकॉन, अगर सोडियम की बात करें, सोडियम की कमी से, सोडियम की कमी से अगर शरीर में सोडियम की कमी है तो उसके कारण जो एक रोग होता है जिसका नाम है हाइपोनेट्रिया रोग, है ना। इसको सोडियम की कमी से अगर देखा जाए तो हाइपोनेट्रिया रोग होता है, हाइपोनेट्रिया रोग, है ना। इसकी कमी से, कमी से, सोडियम की कमी से, सोडियम की कमी अगर देखेगा तो हाइपोनेट्रिया रोग होगा, हाइपोनेट्रिया रोग, हाइपोनेट्रिया रोग। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम विटामिन के बारे में ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। अगर बात करें विटामिन ए की, विटामिन, विटामिन ए की, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ए की कमी से, ए की कमी से, यहां लिखते हैं कमी से
रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी होता है। और इसकी पूर्ति के लिए, और इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा विटामिन ए के बारे में। अगर बात करें विटामिन बी1 का, विटामिन बी1 का, तो विटामिन बी1 की कमी से अगर देखा जाए कि कमी से तो क्या होता है? कमी से तो बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम आपको थायमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से, की कमी से रक्त थक्का नहीं होना, रक्त थक्का नहीं होना, है ना, किसके कमी से? विटामिन के कमी से। और विटामिन के की रासायनिक नाम अगर पूछे तो फिलोक्यूनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आप लोग को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आप लोग को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली, कोशिका तो आप लोग समझ रहे हैं कि शरीर के जो संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है? तो सेल है, क्योंकि सेल के बिना हमारा शरीर नहीं है। तो कोशिका में क्या होता है? झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक प्रचुर लिपिड, लिपिड जो होती है, कौन सी लिपिड होती है? तो फास्फोलिपिड होती है। क्या होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की अगर बात करें तो आंत से वसा के अवशोषण में शामिल होता है फास्फोलिपिड। आंत से वसा का जो अवशोषण होता है, आंत से वसा के अवशोषण में, यहां लिख देते हैं, आंत के आंत से वसा का अवशोषण, आंत से वसा का अवशोषण, आंत से वसा का अवशोषण, अवशोषण में फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या होता है? तो आपको सहायक होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि आंत से वसा का जो अवशोषण होता है, आंत से वसा का अवशोषण, तो उसमें कौन सहायक होता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की अगर बात करें तो पारगम्यता को, पारगम्यता को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताइए कि पारगम्यता को जो कंट्रोल करने वाली कौन है? तो आपको फास्फोलिपिड है। और क्या करता है फास्फोलिपिड? तो आंत से वसा का अवशोषण में क्या करता है? सहायक होता है, मतलब उसमें साथ देता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बताइए, मॉरिशस में, या तो फिर जेनेवा में, या चीन में, या सिंगापुर में। तो इसका जो व्यापार पर प्रशुल्क एवं समझौता हुआ था, ये हुआ था आपको जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। तो जेनेवा की यहाँ पर बात आई है, तो जेनेवा की पूरी जानकारी जो है आपको देना चाहेंगे हम। जेनेवा को, है ना, सॉरी जेनेवा नहीं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन को हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिसको क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORG डॉट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो विश्व व्यापार, बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 1995 हुआ था। 1 जनवरी 1995 में, 1995 में हुआ था। किसकी? तो WTO की स्थापना। इसकी स्थापना के बारे में पूछता है कि इसकी स्थापना जो हुआ किसके स्थान पर हुआ? तो इसके WTO की स्थापना जो हुआ, WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुआ है? तो गैट के स्थान पर, GATT, गैट के स्थान पर, गैट के स्थान पर हुआ है। सब क्वेश्चन पूछता है किसके स्थान पर हुआ है? तो गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुआ है। और गैट की स्थापना अगर पूछे तो इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था?
1947 में, 1947 में। अगर बात करें WTO के, तो इसमें कुल 164 देश है। उसमें कुल कितना है WTO के, तो इसमें अगर बात करें तो कुल 164 देश हैं, 164 देश हैं, 164 देश है। और 164वां देश जो है आपको 164वां देश, 164वां देश अगर पूछे कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। 164वां देश कौन है, अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चले। करा कि अम्लीय वर्षा हेतु कौन सी गैस जिम्मेवार है। अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, क्या अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, मीथेन का। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए एक्चुअल में दो गैसों का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा हेतु यहां लिख देते हैं, अम्ल वर्षा हेतु जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड और किसका, तो आपको ऑप्शन में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों गैसों के कारण क्या होती है, तो अम्ल वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हटा करके नाइट्रस ऑक्साइड दे दे, तो दोनों गैस को याद रखना है। अम्ल वर्षा का कारण, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो कौन कौन से गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसके बारे में 2 लाइन बताना चाहेंगे हम आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग CO कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, का उत्सर्जन दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन के अधजले मतलब अपूर्ण, अधजले कहिए या पूर्ण कहिए, अधजले ईंधन से होता है। और यही गैस होता है, ये गैस अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है तो क्या करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है ये भी जानना आवश्यक है। तो क्या करती है, इसका जो रिएक्ट पावर है बहुत ज्यादा होता है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। हेमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है, हेमोग्लोबिन से कई गुना ज्यादा होती है। तो ये शरीर में जब प्रवेश करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हेमोग्लोबिन को मात देती है। हेमोग्लोबिन के मात करती कहते तुम रुको, हम अभी रिएक्शन कर रहे हैं। तो हेमोग्लोबिन को मात करके कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा रिएक्ट कर देती है शरीर में, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है तो हेमोग्लोबिन अस्थिर हो जाता है, और जब हेमोग्लोबिन अस्थिर हो जाता है तो ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, दम घुटने लगता है आदमी को, दम घुटने लगता है। और जब दम घुटने लगता है तो इससे आदमी को मृत्यु भी हो सकता है, अगर समय पर इलाज नहीं दिया जाए तब। ठीक है, तो इसलिए CO जो गैस है काफी खतरनाक है, इसलिए इससे बचकर रहना पड़ेगा। बचकर रहना कैसे है, जो वाहन हम यूज करते हैं उसमें जो है लगातार जो है इंजन उसका ठीक ठाक हो, ज्वलन जो होता है उसका ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कारण निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन में किया जाता है। कौन सा कैल्शियम यौगिक है जिसका प्रयोग दंत मंजन में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, करें जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। नहीं देखते हैं हरा वाला आलू एकदम खाइएगा तो लगेगा तीखा जैसा, लगेगा कौन सा आलू दे दिया है। तो कह रहा हरा आलू है ना, हरा आलू में उसमें कौन सा रसायन रहता है जिसके कारण वह तीखा लगता है, तो उसमें क्या अर्गट रहता है, ट्रिप्सिन अवरोधक, सरगुनारिन या सोलानाइन। तो इसका जो प्यारा सेंसर हो जाएगा सोलानाइन हो जाएगा, सोलानाइन के कारण आलू का रंग कैसा होता है, हरा होता है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है, तो यहां पर आप लोग को याद रखना है, मूली में तीखापन जो होता है किसके कारण होता है, मूली में तीखापन, तो आइसोसाइनाइड के कारण, आइसोसाइनाइड के कारण होता है। आइसोसाइनाइड के कारण क्या होता है, तो मूली में तीखापन। अगर पूछ दे कि मिर्ची में तीखापन कैसे होता है, मिर्च में तीखापन अगर बात करें
तो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण जो है किसमें होता है? तो मिर्च में तीखापन। अगर पूछ दे गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में नारंगी रंग, गाजर में नारंगी रंग, नारंगी रंग जो होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर जो नारंगी रंग होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर एक लाल रंग का भी होता है, तो लाल रंग अलग रसायन के। तो गाजर अगर लाल रंग पूछे तो एंथोसाइनिन के कारण। गाजर लाल रंग, गाजर लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। करा औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में मृत्यु हुआ था 1707 में। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि औरंगजेब जब मर रहा था, मृत्यु हो रहा था, तो मराठा था उसमें, तो मराठा में कौन सा शासक था? नेतृत्व जो है किसके पास था? क्या संभाजी था, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई? तो बताइए किसके पास था? तो ये था आपको ताराबाई के पास। किसके पास था? ताराबाई के पास था मराठा का नेतृत्व। किसके समय? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय। अब ये ताराबाई कौन था? तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। ताराबाई क्या थी? राजा राम की पत्नी थी। और राजा राम कौन था? तो संभाजी का भाई था। ताराबाई की अगर बात करें तो ये जो है किसका पत्नी था? तो राजा राम की, राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। तो ताराबाई क्यों थी? राजा राम तो रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मर गए थे, है ना। राजा राम की भी क्या हुआ था? तो मृत्यु हो गया था। इनके मृत्यु होने जाने के कारण राजा राम की पत्नी ताराबाई जो है अपने बेटे की संरक्षिका के रूप में, है ना, कार्यभार को क्या किए थे? मराठा का संभाल लिए थे। ठीक है, तो कौन थे? ताराबाई। इसको याद रखिएगा। अगर बात करें कि मराठा का एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो कब से कब हुआ था? इसको जानना जरूरी है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम कब से कब हुआ था? मराठा स्वतंत्रता संग्राम, क्वेश्चन पूछता है मराठा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो संग्राम हुआ था 1689 से लेकर के 1707 तक, 1689 से 1707 के बीच में ये जो है मराठा स्वतंत्रता संग्राम चला था। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? अब इसको पहले हम समझते हैं। मंत्री कैसे बनता है? तो विधानसभा में मंत्री बनता है, उधर लोकसभा में मंत्री बनता है। राज्यों में विधानसभा होता है, केंद्र में लोकसभा होता है, और दोनों में जो चुना किया जाता है, लोकसभा में संसद चुना किया जाता है, जबकि विधानसभा में विधायक चुना किया जाता है, और उसी विधायक और उसी संसद में से कुछ लोग को मंत्री बनाया जाता है। तो वही बात कर रहा है कि जो मंत्री बनाया जाता है अधिकतम कई प्रतिशत बना सकते हैं, और वो जो बनाने की जो प्रतिशत जो निश्चित किया गया है वो कईवें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये जो किया गया है आपको 91 संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 91 संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों को नियुक्ति के लिए जो उसको निश्चित किया गया है कि कितना होना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम लोकसभा या तो फिर विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा में सदस्यों का कई प्रतिशत? तो 15% मंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है ना, कि सबको मंत्री बना दीजिएगा। अगर ऐसा रहता तो सब लोग मंत्री बनना चाहता है, क्योंकि उसमें डबल इनकम है ना। एक तो विधायक वाला पद है, ये है, दूसरा जो है मंत्री बनेगा तो उसका पद हो जाएगा। तो अधिकतम जो है 15% मंत्री बनने के लिए क्या है तो निश्चित किया गया है कि 15% मात्र बनना है। ठीक है, देखते हैं कि जब चुनाव जब जीत के जाता है तो मंत्री बनने के लिए लोग बहुत पैरवी करता है, हमको बना दीजिए, वो कहता है हमको बना दीजिए, लेकिन इसमें बनाएगा कहाँ से? 15% को बनाने हैं, तो जो काबिल रहेगा, कामयाब रहेगा, उसी को बनाना है ना। तो
टोटल 15% को बनाना। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम तो 15% बनाते हैं, लेकिन मिनिमम अगर पूछे तो, निम्नतम अगर पूछे तो, निम्नतम अगर पूछे तो 12%। कितना? 12% आप मंत्री पद बना सकते हैं। मंत्री वही रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, सब क्या हो गया? मंत्री हो गया। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन जो है, यहां लिखते हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहां से क्वेश्चन पूछते रहता है कि बताइए कि 73वां संविधान कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज को क्या दिया गया था? तो आपको संवैधानिक दर्जा। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत ये क्वेश्चन पूछता है 86वां के बारे में। तो 86वां वाला यहां लिखते हैं, 86वां संविधान संशोधन, 86वां, ये जो 73वां हुआ था आपको 1992 में हुआ था, 1992 में। और 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का क्या किया गया है? तो प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है क्रीम का टाइप का है, इसको याद रखना है। ठीक है। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 86वां की बात करें तो 2002 में, और 91वां की बात करें तो 2004 में हुआ था। ठीक है। और ये वाला हमको याद नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर याद है तो। अगला क्वेश्चन, करा आयरिश सागर स्थित है। आयरिश एक सागर है जो कहाँ स्थित है? किसके समीप है? क्या फ्रांस के दक्षिण में है, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, स्पेन के दक्षिण में, या ब्रिटेन के पश्चिम में है? बताइए कहाँ है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन के पश्चिम में है। कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में ये आयरिश सागर स्थित है। अच्छा, पश्चिम में तो ये है, पश्चिम वाला पूछ दिया है। हो सकता है कि उत्तर दक्षिण पूरब वाला भी पूछे, तो चलिए, है ना, पूछेगा तो आप लोग के सामने है। आयरिश सागर के उत्तर में क्या है? स्कॉटलैंड है। उत्तर में स्कॉटलैंड, पूरब में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स, और पश्चिम में आयरलैंड, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जब पूछा गया है तो ये क्यों नहीं पूछा सकता? ये क्यों नहीं? तो आपको तीनों को याद रखना है, चारों को। आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड, पूरब में इंग्लैंड, और दक्षिण में वेल्स, जबकि पश्चिम में आयरलैंड पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर के, तो करेक्ट, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? कैल्शियम की कमी से, अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो रहा है तो क्या होगा? रक्त अल्पता, रिकेट्स, रतौंधी, सूखा रोग। तो इसका जो कमी से होगा आपको क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी से तो रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस भी कैल्शियम की कमी से। इसके कमी से अगर बात करें, कमी से, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग। ठीक है। तो अगर पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। एक रोग और होता है हाइपोक्लेमिया, हाइपोक्लेमिया भी होता है। यहीं पर लिख देते हैं एंड करके, हाइपोक्लेमिया हो गया, और ऑस्टियोपेरोसिस हो गया। ये दोनों किसके कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त अल्पता, है ना, जिसको एनीमिया कहते हैं, खून की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, करा लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। किसको? लाख वक्स। बताइए। तो क्या इल्तुतमिश को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को? तो लाख वक्स के नाम से जो जाना जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदारवादी शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया है?
चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इन्होंने गुलाम वंश के स्थापना किया था। और क्या किए थे, तो इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्हें कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां, लाख बख्श, कुरान खां, लाख बख्श कहा जाता है। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो यह जो है मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों में दान करने वाला। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग को याद रखना है। और अगर बात करें इल्तुतमिश के, तो इन्होंने जो है कुतुब मीनार क्या किया था? पूरा करवाया था। बलबन की बात करें तो इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति। अब फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने नहरों का जाल बिछाया था। क्वेश्चन है, करा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी जी, आप सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, राउंड मारने के लिए। तो कह रहा राउंड मारते मारते एक पत्रिका का प्रकाशन किए। उस पत्रिका का नाम बताइए। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। तो इस पुस्तक का जो नाम है आपको इंडियन ओपिनियन है। इंडियन ओपिनियन की अगर बात करें, इसकी जो प्रकाशन हुआ था 1903 ईस्वी में। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन। ठीक है, कब हुआ था? 1903 में। और अगर बात करें महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में लौटे थे। कब? तो 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 को। उसी 9 जनवरी को लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। नवजीवन एवं यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो किए थे, वो किन्होंने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका के रिगार्डिंग में। तो दक्षिण अफ्रीका के रिगार्डिंग में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा आपको? इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। अगर बात करें हिंदू पेट्रियाट एक समाचार पत्र था। तो हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन जो किए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन जो किए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। परमाणु बम जो गिराया गया था, एक तो गिराया गया था आपको 6 अगस्त 1945 को। दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, मात्र 3 दिन के अंतराल पर। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। ये जो गिराया गया था आपको किस शहर में? तो हिरोशिमा पर। और ये जो गिराया गया था आपको नागासाकी पर। ठीक है, ये जो गिराया गया था इसका क्या नाम था? तो आपको लिटिल बॉय था। और ये जो गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन, यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि दंडकारण्य का पठार, 24 नंबर क्या कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो दंडकारण्य का जो पठार है आपको, ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार अवस्थित है।
दंडकारण्य का पठार की अगर बात करें तो इस दंडकारण्य का पठार की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अगर पूछ देगा कि दंडकारण्य अभयारण्य का निर्माण किससे हुआ है तो धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। इस धारवाड़ दंडकारण्य पठार की अगर बात करें तो इसके क्षेत्र में साल वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि साल वृक्ष की अधिकता कहाँ पाई जाती है तो दंडकारण्य का पठार में। और दंडकारण्य का पठार को किस चट्टान से निर्मित हुआ है तो धारवाड़ चट्टानों से। और ये कहाँ है तो आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि तारा का टिमटिमाना का क्या कारण है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अपवर्तन के जितने भी कारण हैं तो ये अपवर्तन का कारण है तारा का टिमटिमाना। और क्या क्या है तो टेढ़ी है ना, पीछे मैंने बताया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपको विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। इसमें वर्णन किसका किया गया है मुद्रा राक्षस में? तो इस मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो इसमें जो वर्णन किया गया है, वर्णन क्या किया गया है? वर्णन तो नंदवंश की समाप्ति तथा मौर्य वंश का उदय तथा मौर्य वंश के उदय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताइए कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक विशाख दत्त है तो इस मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन किया गया है तो नंद वंश की जो समाप्ति हुआ था और मौर्य वंश का जो उसमें स्थापना या उदय हुआ था उसके बारे में इस मुद्रा राक्षस में चर्चा किया गया है। अगर विशाख दत्त की बात करें तो इनके द्वारा एक और लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम की अगर लेखक पूछे कौन है तो इसका भी लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ठीक है, कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास को क्या कहा जाता है बताइए? तो कालिदास को जो है महाकवि की उपाधि दिया जाता है, महाकवि को। और कालिदास को महाकवि की उपाधि तथा संस्कृत भाषा के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि कालिदास को कवि की उपाधि दिया गया है। किसका? तो महाकवि का उपाधि दिया गया है और संस्कृत भाषा के शेक्सपियर के रूप में भी जाने जाते हैं। अश्वघोष की अगर बात करें तो इन्होंने अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्रम लिखा है। बुद्ध चरित्रम के लेखक अगर पूछे कौन है तो अश्वघोष है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो बताइए नागरिकता से इनमें कौन से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 13 से 16 है, अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 4 या 32? तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपको 5 से 11 है। 5 से 11। अगर बात करें नागरिकता की तो नागरिकता जो है भाग 2 तथा अनुच्छेद तो बता ही दिए, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। अगर बात करें नागरिकता के तो भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में अगर पूछेगा क्वेश्चन की कैसी नागरिकता है तो एकल नागरिकता है। इस एकल नागरिकता, ये जो एकल नागरिकता है कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? तो ये लिया गया आपको ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता 5 से 11 के बीच में संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 के तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचार
के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको 32 में है। किसमें है? 32 में है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी। परमाणु आपदा मतलब परमाणु बम गिराया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो सबसे पहले जो बम गिरा था 6 अगस्त को। परमाणु बम की अगर बात करें, बनाने वाला है, परमाणु बम को बनाने वाला कौन है? ओपेनहीमर ने परमाणु बम सर्वप्रथम बनाया था। किसने? तो ओपेनहीमर ने। किसने? ओपेनहीमर ने। ओपेनहीमर के द्वारा सबसे पहले परमाणु बम का निर्माण किया गया था। और भारत में अगर पूछे कि परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था, भारत में अगर बात करें तो भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में 18 मई 1974 को सबसे पहले हमारे भारत में परमाणु परीक्षण हुआ। वही अगर पाकिस्तान को देख लिया जाए तो पाकिस्तान 1998 में परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। बताइए, एफ्लाबिस का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा? जापान के जीवाणु द्वारा, शैवाल द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा। तो एफ्लाबिस का जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। यानी कि कवक के विष को क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। एफ्लाटॉक्सिन या एफ्ला कहलाता है। ठीक है, कवक की बात करें तो कवक में क्लोरोफिल की कमी होता है। कवक में क्लोरोफिल होबे नहीं करता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो यह भोजन जो है नहीं बनाएगा। और जब भोजन नहीं बनाएगा तो भोजन खाएगा कहाँ से? तो दूसरे से लेकर के खाएगा। तो दूसरे से जो लेकर के खाता है उसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो कवक क्या है? यह एक परपोषी जीव है। यह एक परपोषी है। परपोषी मतलब है ना, परपोषी है, पर के अधीन रहता है तो परपोषी हो गया। लेकिन अगर शैवाल की बात करें तो शैवाल में जो है क्लोरोफिल होता है। शैवाल जो है क्या है? तो यह जो है क्या है? स्वपोषी है। शैवाल अगर पूछे कैसी है तो स्वपोषी है, क्योंकि शैवाल जो है हरी होती है और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। जब क्लोरोफिल की मात्रा होगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा और ये अपना भोजन खुद बना करके खा लेगा, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। ठीक है, कवक के अध्ययन की अगर बात करें तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो अध्ययन होता है माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। जबकि शैवाल के अध्ययन अगर पूछे तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। शैवाल के अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, आगे चले। करा कि संविधान के किस अनुसूची द्वारा श्वेत शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? श्वेत शासी जिला परिषद की, तो ये आपको अनुसूची बताना है किसमें? तो 6ठी अनुसूची में। किसमें? 6ठी अनुसूची की अगर बात करें तो हमारा मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में देख लीजिए कौन कौन है। प्रथम में अगर देखा जाए तो राज्यों का वर्ण संघ है। प्रथम में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में उच्चतर पदों पर पदस्थापित व्यक्तियों का वेतन और भत्ता से संबंधित है। तीसरा में शपथ से संबंधित है। चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से संबंधित है। पांचवा की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और छठा में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति प्रशासन के क्षेत्रों से संबंधित है। इसका ट्रिक होता है ATM स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ये चारों राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। कईवें अनुसूची में? तो 6ठी में। 7वीं में आपको देखें तो सूचियों का बंटवारा है। 8वीं में भाषा से संबंधित है, टोटल 22 भाषा है। 9वीं में भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। और 10वीं में दल बदल है। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नागरिकता से संबंधित है। तो ये अनुसूचियां आपको याद रखना है कि कौन सी अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब आगे है करंट अफेयर्स। तो आप लोग करंट अफेयर्स टिक लगाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिए। तो कह रहा है जुलाई 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? तो बताइए, कितने साहित्यकारों को बिहार के नीतीश कुमार जी ने जो है सम्मानित किया है? तो टोटल जो है कितने किए हैं?
29, कितना किया है 29 साहित्यकारों को जुलाई 2023 में सम्मानित किया गया है, 29 साहित्यकारों को। अगला क्वेश्चन करा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार में कितने रेलवे स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अमृत भारत योजना जो आया है, अमृत भारत स्टेशन योजना, तो इसमें बिहार को जो है 49 रेलवे स्टेशन मिलने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन करा, 4 अगस्त 2023 को जगजीवन राम संसदीय अध्ययन, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान कहाँ है? पटना में। पटना में किस पुस्तक का अनावरण किया गया है बताइए? तो क्या संसद में नीतीश कुमार, संसद में नरेंद्र मोदी, संसद में केंद्रीय मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए इन चारों में से कौन सी पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो ये जो है आपको संसद में नीतीश कुमार, संसद में नीतीश कुमार, संसद में नीतीश कुमार पुस्तक में नीतीश कुमार के जो है जो 2005 तक जो भाषण दिया गया है केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो बोला गया है उसी को जो है ना इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, 14 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली पुरस्कार में बिहार के कितने पुलिसकर्मी का चयन किया गया है? हर एक साल केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिसकर्मियों को, सभी राज्यों को पुलिसकर्मियों को जो अव्वल आता है, जो जिनका अच्छा रहता है कार्यशैली, उनको पुरस्कार दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो उसमें कहा है कि बिहार के कितने जो है पुलिस पदाधिकारी का चयन किया गया है? कितना किया गया है? तो इसमें जो है 21, टोटल कितना पुलिस पदाधिकारी? तो 21 पुलिस पदाधिकारी का चयन किया गया है। लेकिन इसमें मजे की बात है कि इसमें 2 पुलिस पदाधिकारी को वीरता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2 पुलिस पदाधिकारी को, 2 को इसमें 2 पुलिस पदाधिकारी को वीरता का पुरस्कार मिला है। इसको याद रखना है, वीरता पुरस्कार मिला है। तो पहला की अगर बात करें और दूसरा की, तो पहला जो है एक एसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और दूसरा है एसआई, सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, दरोगा, है ना, जिसका यह सेशन चल रहा है। तो आप लोग भी अगर वीरता का पुरस्कार लेना चाहते हैं तो पहले तो बहाल तो हो जाइए, है ना। तो पुलिस अधीक्षक की अगर नाम की बात किया जाए तो पुलिस अधीक्षक में कौन थे? पुलिस अधीक्षक में थे आपको सुशील कुमार। पुलिस अधीक्षक में कौन थे? सुशील कुमार थे। और अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में थे आपको अनिरुद्ध कुमार। और ये जो अनिरुद्ध कुमार हैं ये कहाँ थे? तो लखीसराय में पोस्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 25, 27, 28, 30। तो बताइए फाइलेरिया बीमारी की बात किया जा रहा है, तो फाइलेरिया को जो है किस वर्ष तक समाप्त करने की लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2027 तक। फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइलेरिया जो है आपको क्यूलेस मच्छर को काटने से होता है। पूछ देगा किसको काटने से होता है? तो आपको क्यूलेस मच्छर को काटने से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किया है? बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आजकल जो है पेंशन के लिए बहुत होड़ चली हुई है और यहाँ जो है हरियाणा सरकार हमारा जो है पेड़ को पेंशन दे रहा है, तो आदमी को तो पेंशन बनता ही है, तो इसका जो पेंशन हो जाएगा हरियाणा। इसमें वैसे व्यक्तियों को जो वैसे पेड़ों को जिसका उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गया है और उसके संरक्षिका जो है उसके जो संरक्षण है उसको प्रति महीना 2750 रुपये दिया जाएगा इस पेड़ों को, है ना, संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा किस शहर में संचालित हुआ है? तो मुंबई में, लखनऊ में, बेंगलुरु में, दिल्ली में। तो बताइए कि सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो बस सेवा है वह किस शहर में संचालित किया गया है? तो ये किया गया आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली शहर में। ग्रीन हाइड्रोजन जो ये फ्यूल है इसमें जो प्रदूषण होता है नाम होता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल होता है, तो प्रदूषण रहित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है? ये किसी और से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से। किससे है? मध्य प्रदेश से। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला, मध्य वर्गीय जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन
किस राज्य में किया गया है? तो लाइट हाउस आयोजन, जो महोत्सव का आयोजन किया गया है, वह किस राज्य में? क्या गोवा, बिहार, राजस्थान या तमिलनाडु में? तो इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। इसका जो सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा चौथा एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर और देश में किया गया? चौथा एशियन जो पैरा गेम्स हुआ है, इसमें दिव्यांग महिलाएं भाग लेती है, दिव्यांग लोग जो है भाग लेते हैं। तो चौथा एशियन पैरा गेम्स का आयोजन जो किस शहर और देश में किया गया है? तो यह हांगझाऊ के चीन में, हांगझाऊ के चीन में। और इसका ध्वजवाहक, जो भारतीय ध्वजवाहक थे, पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार एंड अमित सरोहा, अमित सरोहा था। ठीक है, तो ये कौन था? ये जो है आपको भारतीय ध्वजवाहक थे, भारतीय ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक था ये दोनों। कौन? पारुल परमार और अमित सरोहा। अगला क्वेश्चन, बस 40 क्वेश्चन हो गया। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लगातार आप लोग प्यार दर्शाते रहिए ताकि हमारा एनर्जी बरकरार रहे और आपके लिए हम कुछ ना कुछ लाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।